ये कहानी है सोमनाथपुर गांव की। सोमनाथपुर एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमेश के पिता अभी कुछ दिनों पहले ही गुजर चुके थे। रमेश के पिता मोहन जमींदार के यहाँ से कर्ज लिए थे, जो उनके गुजर जाने के बाद रमेश को मोहन जमींदार के यहाँ काम करना पड़ता था। रमेश की पत्नी पूनम गांव के मुखिया के यहाँ झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने परिवार के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय 2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से सोमनाथपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो पूनम, इस साल कितना ज्यादा ठंडी बढ़ रही है। इतनी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है पूनम, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो मोहन जमींदार गुस्से करेगा। रूपाली बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए हैं और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का और दादी का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बना कर रखती हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना और दादी को भी खाना निकाल कर दे देना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पूनम भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में पूनम मुखिया के घर पहुंची। मुखिया, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी मुखिया की नजर पूनम पर पड़ी और वह पूनम के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे पूनम, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए मुखिया जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी से काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कटौती हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वाला की कमी नहीं है। मुखिया की यह सब बातें सुनकर पूनम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां मुखिया की पत्नी आ जाती है और बोलती है, डांट रहे हो उसे इतनी ठंड में? वह भी इंसान है, काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। पूनम ने कुछ नहीं कहा। उसने सर झुका लिया और अपने बेटी रूपाली और अपनी सास के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में मुखिया के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर रमेश ठंड से कांपते हुए जमींदार के घर पर मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपने खेतों का काम कराने के लिए मोहन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे रमेश, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुक्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता, याद रहे। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं आज का हिसाब नहीं करूंगा। पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पर जम रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता ना करें मालिक। रमेश के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने पिता का कर्ज भरना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही सहारा है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं काम छोड़ा तो जमींदार मेरी माँ से काम करवाएगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। रमेश ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। धीरे धीरे हाथ क्यों चला रहे हो? काम पर ध्यान दो, आज काम पूरा करके जाना।
अगर एक भी काम छूटा तो समझ जाना, आज की काम की कीमत नहीं जोड़ी जाएगी। जी मालिक, जैसा आप कहें। रमेश मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप कराकर रखा था। और इधर भी गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में चुपके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुखी लड़कियां की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग मनोहर, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, यह ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी। पर मनोहर काका, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरे दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग मनोहर काका की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला लिया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लेंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सोमनाथपुर गांव की सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इतिहास लेकर आई थी। रमेश के घर लौट के बाद पूनम ने उसे अपनी बेटी और मां की तबीयत के बारे में बताया। रमेश ने अपनी मां और अपनी बेटी को देखा तो दोनों सर्दी और ठंड से परेशान थे। यह देखकर रमेश काफी चिंता में डूब गया। पूनम, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? मोहन जमींदार ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि मुखिया से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। मुखिया और जमींदार जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। पूनम ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की जो उसने बचा कर रखी थी। रमेश, मैं कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इससे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन रूपाली और माँ जी को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके पूनम और रमेश ने अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। पूनम मुखिया की पत्नी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। वह तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती है। अजी, उन्होंने रसाई दी थी जो एक रूपाली को दी हूँ और एक माँ जी को दी हूँ, लेकिन मुखिया के गुस्सा की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह मुझ पर चिढ़ने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है पूनम। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। रूपाली अलाव के पास लेटी हुई, ठंड से कांपती हुई खांस रही थी। पूनम उसके पास बैठी रही और रमेश को बाहर जाकर और लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। रमेश, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लानी होगी। अगर रूपाली को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, रूपाली की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है पूनम, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम रूपाली का ख्याल रखना। फिर रमेश आधी रात को लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पूनम की आंखें उसके पीछे तक लगी रही और उसका दिल दुआ कर रहा था कि रमेश सही सलामत लौट आए। पूनम रूपाली के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी।
रूपाली की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांस भारी हो रही थी। पूनम बेटा, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। रमेश भी अभी तक नहीं आया है और रूपाली की भी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। तुम कुछ करो ना पूनम। जी माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। रूपाली बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और यह ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। रूपाली अपनी माँ की ओर देखी। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकान सांप छलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पिताजी जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे। पूनम ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा घर कर गया था। रूपाली की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि पूनम की अपनी सांसें भी कांप रही थी। इस बीच रूपाली की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगी। रूपाली, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया, तेरे पापा आते ही होंगे। लेकिन रूपाली अब कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। पूनम उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुकी थी। रूपाली उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। पूनम ने रूपाली को जोर से सीने से लगा और चिक चिक कर रोने लगी। उसकी चीज पूरी सोमनाथपुर के सन्नाटे को चिर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही रमेश घर पर आया, वह देखा कि पूनम बिलक बिलक कर रो रही है। फिर उसने पूनम से पूछा, पूनम, यह क्या हुआ और रूपाली की आंखें क्यों बंद है? रूपाली को क्या हुआ? रमेश, हमारी बेटी को ठंड ने हमसे छीन लिया, हम उसे बचा नहीं सके। ये सदमा रमेश की मां ने बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनकी बेटी, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रही। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये ठंड सोमनाथपुर के घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और ये सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। रूपाली की मौत के बाद पूनम और रमेश के जीवन में एक सन्नाटा सा छा गया। वो छोटा सा घर जो कभी उसकी बेटी की हंसी से गूंजती थी, अब एक सुनसान खंडर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटी को खोने का गहरा दर्द बन चुका था। पूनम ने खाना बनाना बंद कर दिया और रमेश ने कम पर जाना छोड़ दिया। वो दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, रूपाली की यादों में डूबे हुए। पूनम अक्सर अपनी बेटी के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी रूपाली के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन पूनम अपने पति रमेश से कहती है, अगर मैं उसे दिन उसे रजाई में और अच्छे से लपेट पाती तो शायद हमारी रूपालियों आज हमारे साथ होती। भगवान ने हमारी बेटी को हमसे क्यों छीना? पूनम, यह सब मेरी गलती है। मैं वक्त पर लकड़ियां लापता तो रूपाली को बचा सकता था। मैंने अपने बेटी को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उसके पास लड़कियां खत्म हो चुकी थी और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। पूनम ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और रमेश भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, श्याम ने पूनम की ओर देखा। वो चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा को चुकी हो। पूनम, शायद अब हम लोगों को भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारी बेटी हमें पुकार रही होगी।
हाँ रमेश, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी रूपाली के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वो दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश और पूनम को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सकून पा लिया हो। सोमनाथपुर गांव वालों के लिए ये एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोगों रमेश, पूनम और रूपाली को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हो। ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सोमनाथपुर के लोग रमेश, पूनम और रूपाली की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्गों अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, ठंड से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को जोड़ कर रख दिया। अब सभी ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।